इसमें हम समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद और नव मार्क्सवाद इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो समाजवाद क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। समाजवाद का मतलब यह है कि समाजवादियों का मानना है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, किसके उत्पादन के साधन, समाजवादी उत्पादन के साधनों पर क्या करते हैं, सभी के आधिपत्य को स्वीकार करने की बात करते हैं। यानी उत्पादन के साधनों को वो समाज में सभी लोगों को समान रूप से बांटने की बात करते हैं। कौन? समाजवादी। इसके बाद हम मार्क्सवाद की बात करते हैं। जब समाजवाद उत्पादन के सभी साधनों को समाज में बांटने की बात करता है तो समाजवादी उसको बांटने की प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करते हैं, वो बांटने की जो फॉर्म है उसके बारे में नहीं बात करते हैं। वो ये नहीं बताते कि हमने बांटना कैसे। इन चीजों को समाज में बांटने के लिए कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अपनी थ्योरीज देते हैं कि भाई हम किन किन आधारों पे बांट सकते हैं। वो पूंजीवाद को खत्म करने की बात करते हैं और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के कार्ल मार्क्स समाजवाद के तहत जो वर्ग बन रहे हैं, पूंजीपति वर्ग कैसे बन रहा है, मजदूर वर्ग कैसे बन रहा है, इस चीज को प्रैक्टिकली तरीके से समझाता है। दोबारा मैं बता रहा हूं, समाजवाद समझ में आ गया। समाजवाद के तहत जो समाजवादी हैं वो ये बात करते हैं कि भाई जो उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो समाज में सभी लोगों के साथ समान रूप से बांट दिए जाएं। लेकिन बांटे कैसे उसके बारे में वो बात नहीं करते हैं। कार्ल मार्क्स इस चीज को प्रदर्शित करने की बात करता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रथम जनक माना जाता है। यानी कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक के रूप में हम कार्ल मार्क्स को जानते हैं। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हम इसलिए मानते हैं, सबसे पहले कार्ल मार्क्स थ्योरी देता है कि भाई समाज में वर्ग कैसे बन रहे हैं, पूंजीपतियों के पास ज्यादा धन कैसे आ रहा है और मजदूर वर्गों के पास ज्यादा धन कैसे आ रहा है। तो इसके लिए वो क्या करता है, एक थ्योरी देता है ऐतिहासिक भौतिकवाद की थ्योरी। और उस ऐतिहासिक भौतिकवाद की थ्योरी के तहत वो इतिहास में जाता है और उस थ्योरी के हिसाब से बोलता है कि भाई जब स्टार्टिंग में आदिम साम्यवादी समाज था तो उसमें व्यक्ति क्या था, आदि मानव सभ्यता में रहता था। उत्पादन की कोई भी साधन नहीं थे। जब उत्पादन के साधन नहीं थे तो फिर क्या था, व्यक्ति किसी का भी शोषण नहीं करता था। सभी लोग क्या करते थे, कंदमूल फल खाते थे, प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की चीजों को लेते थे। लेकिन जब दूसरी अवस्था आती है, प्रथम अवस्था में तो किसी भी प्रकार के शोषण की वो बात नहीं करते हैं। कार्ल मार्क्स कुल मिलाकर के समाजवाद के तहत समाजवाद के बंटवारे की बात में सबसे पहले वो उसको जस्टिफाई करता है कि शोषण कैसे हो रहा है और उस शोषण को खत्म कैसे किया जाए, और खत्म करने के बाद फिर हम कैसे समान रूप से लोगों को चीजें बांट सकते हैं। तो चीजों को समान रूप से लोगों को बांटने के लिए सबसे पहले वो शोषण को समझा रहा है कि किसी के पास ज्यादा धन कैसे आए, किसी के पास कम धन कैसे आए। अगर हम वो उसका मानना है कि अगर हम ये समझने लग जाएं कि ज्यादा धन आने के पीछे क्या रीजन है और कम धन आने के पीछे क्या रीजन है, तो हम उन रीजनों को खत्म करके तब चीजों को समान रूप से बांट सकते हैं। तो उन चीजों को सबसे पहले वो क्या करता है, एक थ्योरी के तहत दर्शाने की कोशिश करता है कार्ल मार्क्स। थ्योरी क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बोला कि भाई इसमें वो प्रथम अवस्था के बारे में बात करता है और इसमें 5-6 अवस्थाओं के वो जिक्र करता है। पहली अवस्था में बोलता है किसी प्रकार का शोषण नहीं था क्योंकि किसी भी प्रकार के उत्पादन के साधन तैयार नहीं किए गए थे, तो हमें शोषण नहीं दिखता है। जब दूसरी अवस्था आती है तो दूसरी अवस्था में कुछ लोग होते हैं कि शिकार करने के लिए कुछ औजार बनाते हैं, और जो लोग औजार बनाते हैं वो ज्यादा शिकार करते हैं और दूसरे लोगों से वो क्या करने लग जाते हैं, फिर शोषण करने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे उत्पादन के साधनों का निर्माण हुआ, ये उत्पादन के साधन बनाए गए, उत्पादन के साधन बनाने वाले व्यक्तियों ने क्या किया, दूसरे व्यक्तियों के साथ शोषण करना शुरू कर दिया। तो यहां से दो वर्ग पनपने लग गए, फिर यहां से वर्ग विभाजन हुआ। फिर वो धीरे धीरे बोलता है कि फिर सामंतवादी व्यवस्था आई। सामंतवादी व्यवस्था में फिर क्या होता है, जो तीसरी अवस्था आती है वो सामंतवादी अवस्था आती है। उसमें सामंतवादी लोग क्या करते हैं, ज्यादा संपत्ति अपने पास रखते हैं और उस संपत्ति पे वो लोगों से मजदूरी करवाते हैं और काम करवाने से ज्यादा लाभ अपने लिए रखते हैं और कम लाभ उनके लिए रखते हैं। लेकिन वो सामंतवादी उन पे काम कैसे करते हैं, कृषि को चलाने के लिए या उस खेती को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, टूल बनाए, औजार बनाए, हल बनाए। तो इस तरीके से उत्पादन के साधनों में उन्होंने, सामंतवादी लोगों ने क्या किया, उत्पादन के साधन बनाए, नए साधन इजाद करे और उन साधन को बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के शोषण यहाँ पे कौन कर रहा है, जो व्यक्ति किसी चीज का निर्माण कर रहा है, कोई टूल बना रहा है और उस टूल बनाने के बाद उसको ज्यादा लाभ हो रहा है, दूसरों को कम लाभ हो रहा है। उस ज्यादा लाभ का वो क्या कर रहा है, गलत फायदा उठा रहा है और दूसरों को वो क्या कर रहा है, उनके हितों को छीन रहा है। इस प्रकार से
यहां पे हमें वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। फिर वो नेक्स्ट अवस्था बताते हैं, वो बोलते हैं कि फिर धीरे धीरे उत्पादन के साधनों में और बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है और बड़ी बड़ी मशीनरी हमें देखने को मिलती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है और पूंजीवाद के तहत बड़ी बड़ी मशीनें लोग बनाने लग जाते हैं और इससे क्या होता है कि जो मशीनें बना रहा है वो व्यक्ति क्या करने लग जाता है, औरों को कम दाम पे रख करके लोगों से काम करवाता है और उनका शोषण करता है। इसलिए इस प्रकार से क्या होता है, समाज में पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग की उत्पत्ति होती है। तो कार्ल मार्क्स इस थ्योरी के तहत सबसे पहले ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वर्ग कैसे बन रहे हैं और शोषण कैसे हो रहा है। सबसे पहले वो ये समझाता है। फिर वो बोलता है कि अब आने वाले समय में पूंजीवाद के बाद एक सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद आएगा। वो क्या करेगा, पूंजीवाद की सत्ता को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और फिर क्या होगा, जो मजदूर वर्ग होंगे उनके हाथ में सत्ता आएगी, मशीनरी उनके हाथ में होगी और सभी लोग क्या करेंगे, समान रूप से जिएंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले वो इस चीज को बताने की कोशिश करता है। फिर वो समाजवादी जो बात बोल रहे थे कि उत्पादन के साधनों को सभी में समान रूप से बांटना है, फिर वो इस चीज पे आता है कि हम कैसे बांटेंगे। तो वो बोलता है कि पूंजीवाद को हमें खत्म करना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स बोलता है कि पूंजीवाद को हमें खत्म करना पड़ेगा। हम पूंजीवाद को खत्म कैसे करेंगे, क्रांति से। हम पूंजीवाद को जब खत्म करेंगे तभी हम समाजवाद की कल्पना को साकार कर सकते हैं। तो पूंजीवाद को खत्म करने के लिए क्रांति की बात करता है और क्रांति की बात किसके लिए करता है, पूंजीपतियों के लिए। और क्रांति करने की इजाजत किसको देता है, मजदूर वर्गों के लिए। वो बोलता है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ और पूंजीवादी जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने के लिए क्या करो, संघर्ष करो, कमर कस लो। इस प्रकार की बात करता है। तो दुनिया के सभी मजदूरों का आह्वान करने की बात करता है और क्रांति के लिए उनको प्रेरित करता है। तो यहां पे हुई क्रांति की बात। अब क्रांति की तो ये बात करता है कि लेकिन क्रांति कैसे की जाए, कौन क्रांति का हिस्सा होंगे, इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बताता है। और आगे कार्ल मार्क्स की थ्योरी के ही इंप्लीमेंटेशन में साम्यवाद क्या होता है, साम्यवाद पनपने लग जाता है। साम्यवाद कैसे पनपता है, कार्ल मार्क्स क्रांति की बात करता है और क्रांति की ही बात साम्यवादी करते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स अपनी क्रांति में क्या नहीं बोलता है, क्रांति कौन करेगा, कैसे करेगा, क्रांति के तरीके क्या होंगे, किन किन तरीकों से क्रांति की जाएगी, इसके सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करता है। साम्यवादी इसके सिद्धांत को प्रस्तुत करने की बात करते हैं। साम्यवादी में लेनिन, माओ और स्टालिन। लेनिन रूस में क्रांति के लिए एक राजनीतिक दल का गठन करते हैं। वो राजनीतिक दल के गठन के लिए वो क्रांति, पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति के लिए उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से क्रांति की जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो हमें साम्यवादियों के द्वारा देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे बेसिक अप्रोच सबकी क्या है, बेसिक अप्रोच यहाँ पे सबकी समाजवाद को स्थापित करने की है, उत्पादन के साधनों को सभी में समान रूप से बांटने की है। चाहे वो हम मार्क्स की बात करें, चाहे हम साम्यवाद की बात करें। ये क्रांति की बात करते हैं, क्रांति की बात में वो मजदूरों को एकत्रित करने की बात करते हैं और पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन करने की बात करते हैं। कौन, साम्यवादी, जिसमें लेनिन और माओ का हम जिक्र करते हैं। तो इस तरीके से ये क्रांति के लिए दल की स्थापना करने की बात करते हैं और ये कृषकों की सहायता करके उनके संगठन से क्रांति करना चाहता है। तो कुल मिलाकर के मार्क्स क्रांति करने की जो बात करता है उसमें क्रांति किन लोगों के द्वारा की जाए और कैसे की जाए, इस फॉर्मेट को ये क्या करते हैं, आगे ले जाते हैं। फिर साम्यवाद के बाद नव मार्क्सवाद आता है। नव मार्क्सवाद के तहत नव मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि ठीक है, हमने साम्यवाद की अवधारणा के तहत हमने क्या कर दिया, क्रांति कर दी, पूंजीवाद को उखाड़ करके फेंक दिया। लेकिन क्या गारंटी है कि पूंजीवाद दोबारा नहीं आएगा। वो बोलते हैं कि पूंजीवाद दोबारा आ सकता है। तो हमें पूंजीवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूंजीवाद की सभ्यताओं, संस्कृतियों और समाज में जो उसके मूल्य हैं उन मूल्यों को जड़ से क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर हम पूंजीवाद को जड़ से खत्म करेंगे, उन मूल्यों को जड़ से खत्म करने की बात करेंगे या उनको जड़ से खत्म कर लेंगे, तब क्या होगा, समाजवाद जिंदगी भर के लिए, ताउम्र के लिए क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस तरीके से समाजवाद को स्थापित करने के हमें अनेक चरण में देखने को मिलते हैं। नव मार्क्सवाद उसको जड़ से खत्म करने की बात करते हैं, ये क्रांति से बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये विकास हमें देखने को मिलता है।